नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज एंड रूल्स के बारे में हम डिस्कस किया करते हैं। तो आज हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। जनरली हम क्या देखते हैं कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर मेंबर्स अपने फ्लैट्स को, एडजेसेंट फ्लैट्स को जोड़ लेते हैं। 2 फ्लैट को जोड़ लिया, 4 फ्लैट को जोड़ लिया, एरियाज को बड़े कर लिए और स्ट्रक्चरल चेंजेस भी शायद उसमें हो जाते हैं जो स्टेबिलिटी के ऊपर भी इफेक्ट कर सकते हैं। सोसाइटी के कोई ऑब्जेक्शंस नहीं रहते हैं या सोसाइटी के बिली वगैरह से चीजें हो ही जाती है। अब इसी चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रेगुलेशंस है। रिसेंटली ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बारे में क्या डिसीजन दिया, क्या जजमेंट दिया, क्या वर्डिक्ट दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से देखिए। ये मैटर है अंधेरी ओशिवारा में एक हाउसिंग सोसाइटी का जिसका नाम है ओबेरॉय स्प्रिंग। ठीक है। और यहाँ पे जो मेंबर है वो है फिल्म मेकर विपुल शाह। तो इनको अपने 34th एंड 35th फ्लोर में इनके फ्लैट्स है। तो इनको अपने सारे फ्लैट्स को 4 फ्लैट्स को इनको जोड़ने थे और एक बड़ा एरिया बनवाना था। तो इन्होंने सोसाइटी को एप्लीकेशन दिया कि मुझे ये 4 फ्लैट्स को जोड़ना है, मुझे नो ऑब्जेक्शन चाहिए या मुझे परमिशन चाहिए। सोसाइटी ने क्या किया कि इनको मना किया कि नहीं, हमारी तरफ से कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है, हम इसको परमिशन नहीं दे सकते, अप्रूव नहीं कर सकते। तो जो हमारे फिल्म मेकर साहब है विपुल शाह जी, वो गए कहाँ पे, सोसाइटी के रिफ्यूजल के बाद ये गए डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में थ्रू हिज एडवोकेट। और जहाँ पे रजिस्ट्रार साहब ने बोला कि हाँ, सोसाइटी को उन्होंने ऑर्डर दिया कि आप इनको एनओसी दे दो सो दैट ही विल हैव द नेसेसरी अप्रूवल फ्रॉम द बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी, और ये अपने फ्लैट्स को फिर जोड़ पाए, एमलगेमेंट कर पाए। ठीक है। अब जब ये चीजें हो गए, ठीक है, अब इन्होंने एप्लीकेशन दिया था कब, इन्होंने दिया था जुलाई 2024 में। सोसाइटी ने मना कर दिया अगस्त 2024 में। फिर ये डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास गए और डेप्यूटी रजिस्ट्रार से ऐसे ऑर्डर आया सोसाइटी को डायरेक्ट करते हुए मार्च 2025 में। जब ये मार्च 2025 में आया तो सोसाइटी फिर, क्योंकि सोसाइटी ने ऑब्जेक्शन लिया था, तो सोसाइटी गई कहाँ पे, बॉम्बे हाई कोर्ट में। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने जहाँ पे इसको क्वैश कर दिया, खारिज कर दिया और बोल दिया जो सोसाइटी ने जो डिसीजन दिया था वो सही है, डिप्टी रजिस्ट्रार ने जो डिसीजन दिया है वो गलत है, अपने पावर को एक्सीड किया गया है, मिस इंटरप्रिटेशन किया गया है। तो सोसाइटी का ही कहना इसमें, सोसाइटी का ही परमिशन इसमें वही सही रहेगा, वही स्टैंड करेगा। ठीक है। अब जो यहाँ पे जस्टिस थे, जस्टिस अमित बोरकर, जनरली जितने भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के हम जजमेंट्स देख रहे हैं, जस्टिस अमित बोरकर साहब उनके डिसीजन दे रहे हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है मेंबर और हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी के बीच में, और ये मैटर डिप्टी रजिस्ट्रार और फिर उसके बाद कोर्ट में पहुंचा हुआ है। ठीक है। अब इसमें फिर क्या होता है कि इनके जो शाह, विपुल शाह जी जो एडवोकेट है, इनका आर्गुमेंट है कि जो रजिस्ट्रार के पास पावर है, क्या पावर है, ओब्लिगेशन ऑफ द सोसाइटी टू टेक एक्शन एंड रजिस्ट्रार्स पावर टू एनफोर्स। ऐसी कोई भी चीज जो रजिस्ट्रार इन्फोर्स कर सकता है, जबरदस्ती कर सकता है, उसे ऑर्डर दे सकता है। सोसाइटी अगर कोई चीज मानती नहीं है तो ऐसा किया जा सकता है। उसके हिसाब से जो ऑर्डर दिया गया है डेप्यूटी रजिस्ट्रार के द्वारा वो सही है और सोसाइटी को उसको मानना चाहिए। ठीक है। तो रजिस्ट्रार वाज फुल्ली एम्पावर्ड अंडर दिस सब क्लॉज, जहां पे क्या बोला हुआ है, फॉर एनी अदर पर्पज। ठीक है। अब हम सेक्शन 154B ऑफ 27 उसमें भी जाएंगे, जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, तो उसमें भी जाएंगे जहां पे पावर ऑफ द रजिस्ट्रार के बारे में बोला गया है। अब यहाँ पे कोर्ट का इंटरप्रिटेशन क्या है, कोर्ट ये बोल रही है कि ये जो स्पेसिफिक पर्पज है वहां पे सेल ऑफ द प्रॉपर्टी है, जहां पे मॉर्गेज ऑफ द प्रॉपर्टी है, जहां पे लोन लेने की बात है मॉर्गेज रख के, वहां पे रजिस्ट्रार के पावर के बारे में दिया गया है 154B27 में, जिसको आप मिस इंटरप्रिट कर रहे हो और आप अपनी पावर को एक्सीड करके आपने ये जजमेंट दिया हुआ है। तो अलाउज द मेंबर टू अप्लाई फॉर दिस सर्टिफिकेट ऑफ सेल
ऑफ द फ्लैट और मोर्गेजिंग इट फॉर लोन पर्पस ओनली। और अगर सोसाइटी कोई एनओसी इस केस में नहीं देती है तो 30 दिन के अंदर सोसाइटी को एनओसी दे देना चाहिए। अगर नहीं देती है तो फिर आप ऊपर जा सकते हो, या तो आप 30 दिन में अपने जजमेंट दे दो और फिर उसके बाद 15 दिन में, अगले 15 दिन में इंटीमेट कर दो। और इंटीमेट होने के बाद फिर जो मेंबर को अगर ऑब्जेक्शन है तो फिर वो डिप्टी रजिस्ट्रार के पास में जा सकता है, वहां पे पिटिशन फाइल कर सकता है और डिप्टी रजिस्ट्रार या जो भी कंसर्न जॉइंट रजिस्ट्रार जो भी होगा वहां पे, तो वो 60 डेज के अंदर अपना ऑर्डर पास कर दे। तो ये प्रोसीजर है, बट दिस इज ओनली फॉर द केस ऑफ जहां पे सर्टिफिकेट फॉर सेल ऑफ फ्लैट और मोर्गेजिंग इट फॉर द लोन पर्पस है। ठीक है, बोथ रिलेट टू द ओनरशिप एंड ट्रांसफर एंड नॉट द कंस्ट्रक्शन। बट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, एमलगेमेशन की बात हो रही है या फिर ऑल्टरेशन की बात हो रही है। तो जहां पे ये आ जाएंगे, यहाँ पे ऊपर वाला को आप मिस इंटरप्रेट नहीं कर सकते हो, अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इस बेस पे सोसाइटी का जो रिफ्यूजल था वो सही था और डिप्टी रजिस्ट्रार ने जो ऑर्डर दिया हुआ था, ऑर्डर टू सोसाइटी टू इश्यू एनओसी फॉर द सबमिशन ऑफ हिज रेगुलराइजेशन प्रपोजल टू बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अपना जो भी अप्रूवल वगैरह दे दे इन कंसर्न, अगर सोसाइटी ने ऐसा एनओसी इश्यू कर दिया। ठीक है, अब हम सोसाइटी में देखते हैं कि मेंबर्स क्या करते हैं, अपने दोनों फ्लैट्स को जोड़ लेते हैं। सोसाइटी कमेटी बैठी रहती है या जानबूझ के कुछ करती नहीं है, और कभी ऐसा भी हो सकता है बिल्डिंग्स गिर भी सकती है, और ऐसे केसेस पहले भी कहीं पे हुए हैं मुंबई में। ठीक है, या फिर स्ट्रक्चरल जो स्टेबिलिटी है उस बिल्डिंग की, उस फ्लोर की, वो चेंज होती है, लोग उससे अफेक्टेड होंगे, लोगों की लाइफ को खतरा हो सकती है। जब भी आप एमलगेमेशन कर रहे हो तो आपको सबसे पहला चीज ये ध्यान देना पड़ेगा, सोसाइटी का एनओसी लेना कंपलसरी है। लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी जैसे नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, या जहां जहां पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, वहां उनका अप्रूवल लेना जरूरी है। उसके बाद क्या है कि आपको आर्किटेक्ट, क्योंकि आपका एरिया चेंज हो रहा है, आपका स्पेस चेंज हो रहा है, आपका बिल्टअप एरिया चेंज हो रहा है, कारपेट एरिया चेंज हो रहा है, सेलिबल एरिया आपका चेंज हो रहा है, तो आपको स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी भी आपकी चेंज हो रही है। तो आपको आर्किटेक्ट का न्यू ब्लूप्रिंट लेना पड़ेगा, जहां पे लिखा होगा कि अभी नया आपका बिल्टअप एरिया क्या है, कारपेट एरिया क्या है, सेलिबल एरिया क्या है। तो ये बहुत जरूरी है, ये कंपलसरी है। ठीक है, अब जब ये सब चीजें हो जाए, आपको फिर एमलगेमेशन डीड बनाना है कि आप 2 फ्लैट्स को जोड़ के, 4 फ्लैट्स को जोड़ के ऐसा कुछ कर रहे हो, और वहां पे कितना क्या जैसा एरिया है, क्या चेंज हो रहा है, वो सब करके एमलगेमेशन डीड आपको बनाना है। और सब रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस ऑफिस में जैसे आप एग्रीमेंट फॉर सेल एंड सेल डीड वगैरह वो रजिस्टर करते हो, ठीक, इसको भी आपको एमलगेमेशन डीड को आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको रजिस्टर करना है, और नेसेसरी स्टैम्प ड्यूटी आपको वहां पे भरना है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर्स आप स्किप नहीं कर सकते हो, आप उसे बाईपास नहीं कर सकते हो, ये कंपलसरी है। ये जो 4 चीजें 5 चीजें जो आपको यहाँ पे बताया, और अगर आप ये नहीं करते हो तो आपके ऊपर मॉनिटरी जो पेनल्टी है वो भी लग सकता है, आपका घर तोड़ने के लिए आपको नोटिस भी मिल सकता है, और आपको इम्प्रिजनमेंट या आपको जेल भी हो सकती है। महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट, MRTP एक्ट, आप एक बार देख लीजिए, जो नेसेसरी डाउट्स वगैरह है वो क्लियर हो जाएगा। तो एमलगेमेशन ऑफ द फ्लैट्स को इतनी हल्के में मत लीजिए, इतने, ठीक है ना, इसको थोड़ा, इट इज ए matter of concern for the society also, for the member also, and for all the members of the building जो वहां पे रहते हैं, सबके लाइफ को लेके भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एंड अगर एक बार, क्योंकि अमेलगमेशन एक बार होने के बाद अगर आपका एरिया भी चेंज हो रहा है, ठीक है, मेंटेनेंस चार्जेस भी चेंज होने के आसार है, चेंजेस हो सकते हैं।
तो इसलिए एमएलगेमेशन ऑफ द फ्लैट में पावर सोसाइटी के पास है, ना कि रजिस्ट्रार के पास में है। इस जजमेंट में ये क्लियर हो गया। सोसाइटी इज द फाइनल ऑथोरिटी इन केस ऑफ परमिशन और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर एमएलगेमेशन ऑफ फ्लैट्स ऑन ए फ्लोर। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स एंड अलग अलग प्रावधानों को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।